प्यारे बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का थर्ड सेशन रख रहे हैं। इसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इनके सहारे आपका बायोमोलिक्यूल का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से एंजाइम्स कैसे डिफरेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो समझो कि जो एंजाइम्स हैं, इनको हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग, या ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। ये बात आपको पता है। अब देखो, तो कह रहे हैं कि जो बाहर जो लेबोरेटरी में रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी कई सारे रिएक्शंस में हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और उनमें से मैक्सिमम इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपको बताया था ना कि 5000 के आसपास हमारे बॉडी में, हमारे सेल में रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, वह भी एक टाइप के कैटलिस्ट से ही कंट्रोल होते हैं, जिनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, या फिर उन्हीं को बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब दोनों में, ये जो लैब में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं उनमें, और बायो कैटलिस्ट या एंजाइम में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, नॉट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शंस। रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, ये तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी यूज नहीं होते हैं, एंजाइम भी यूज नहीं होते, तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। सेकंड है, बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस इन नेचर, आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, लगभग सभी एंजाइम, कुछ को छोड़ करके, जैसे राइबोजाइम एक एंजाइम है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि राइबोजाइम नाम का एक एंजाइम है, जो कि क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी एंजाइम हैं, सब के सब प्रोटीनेशियस या प्रोटीन होते हैं, नेचर में प्रोटीनेशियस होते हैं। तो ये तो एंजाइम के लिए एक करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, हैविंग हाई डिफ्यूजन रेट, इससे कुछ लेना देना नहीं है। डी है, वर्किंग एट हाई टेम्परेचर। बाबू, अगर एंजाइम हाई टेम्परेचर पर वर्क करेगा तो कमाल हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन के बनते हैं, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जिसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम इज इट्स। एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा है। अब चेक करते हैं ऑप्शन से। कंपोजिशन, थर्मल डीनेचुरेशन, स्पेसिफिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि एंजाइम के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो बोलेंगे कि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। सेकंड आप बोलेंगे क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम। ये स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ, यहाँ पे बोले आपको मैं आंसर ही बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके डिस्कशन को रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेसिफिसिटी। नहीं, अब चलते हैं, देखते हैं कि क्यों हम लोग स्पेसिफिसिटी को एंजाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, बायो कैटलिस्ट हैं। इसमें है क्या कि डिफरेंट रिएक्शंस जो होते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तो एक पार्टिकुलर टाइप का एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कि फैक्ट्स, 4 फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से फैक्ट एंजाइम के लिए रॉन्ग है। फर्स्ट है, एंजाइम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तो ट्रू है, नहीं ये सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, एंजाइम कैन बी रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। अरे यार, ये तो गलत है ना। नहीं, एंजाइम तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को रेगुलेट करता है, वो खुद थोड़े ना रेगुलेट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम इज मोर सेंसिटिव फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक तो बात है, एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं,
पीएच सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम एक टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं, एक फिक्स्ड पीएच रेंज में काम करते हैं। तो स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है एंजाइम के लिए। और लास्ट ऑप्शन, एंजाइम फंक्शंस एज कैटलिस्ट फॉर वेरियस रिएक्शन, बिल्कुल एंजाइम कैटलिस्ट ही तो हैं, बायो कैटलिस्ट हैं। तो यहाँ पे हमको फॉल्स स्टेटमेंट सर्च करना था, और वो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट आर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पूछ रहा है कि प्रोटोप्लास्ट को निकालने के लिए किन एंजाइम्स का जरूरत होता है। तो सेल चैप्टर में आपको बताया कि प्रोटोप्लास्ट होते क्या हैं, तो प्लांट सेल होते हैं जिनका सेल वाल क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कोई प्लांट सेल है, अब देखो यहाँ पर, तो ये आउटर जो इसका लेयर हम लोग दिखा रहे हैं, यही इसका सेल वाल है। अब इस सेल वाल को रिमूव कर देंगे हम लोग केमिकली। अब जो सेल बचा इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इस सेल वाल को रिमूव कैसे करेंगे, नहीं कौन से एंजाइम से करेंगे। सेल वाल का कंपोजिशन पहले याद कर लीजिए ना। सेल वाल के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा सेलुलोज और क्या, तो पेक्टीन। मतलब कि सेलुलोज और पेक्टीन को डिजोल्व करने वाले जो एंजाइम हैं वही क्या होंगे, प्रोटोप्लास्ट को निकालने के लिए जरूरी होंगे, नहीं रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो तो जरा सा, यहाँ पर सेलुलोज को डिजोल्व करने वाला एंजाइम सेलुलेज, और पेक्टीन को डिजोल्व करने वाला एंजाइम पेक्टिनेज। मतलब सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम्स का जरूरत होगा हमको प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करने के लिए। हमको राइट ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। ट्रांजिशन स्टेट पूछ रहा है, बीच का स्टेट पूछ रहा है। देखो एंजाइमेटिक जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है, जरा समझिएगा। कोई सबस्ट्रेट होता है, उसके साथ एंजाइम आकर के जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, तो आप बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर क्या होता है, ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट को एनर्जी देता है, और फिर ये सबस्ट्रेट किसमें चल जाता है, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये बात समझ में आया। चलिए, अब ये जो बीच का जो स्टेट आया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, यही क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसमें जो ऑप्शन आपसे दे रहा है वो क्या है, तो परमानेंट एंड स्टेबल। क्या ये इंटरमीडिएट परमानेंट एंड अनस्टेबल। तो क्या ये इंटरमीडिएट स्टेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला स्टेट परमानेंट होता है? बिल्कुल परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं बताओ, क्योंकि परमानेंट तो एंजाइम और प्रोडक्ट वाला स्टेट है, ठीक है। सेकंड, क्या ये अनस्टेबल है, तो ये वाला बात सही है कि ये अनस्टेबल होता है। देख नहीं रहे हो, सबस्ट्रेट चेंज हो जा रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। ऑप्शन बी है ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, नहीं अनस्टेबल तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल तो है ही, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। अब देखना जरा सा, बहुत सारे जो कोएंजाइम्स होते हैं उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नहीं या फिर विटामिन। आप बोलेंगे कि जो विटामिन होते हैं वह क्या होते हैं, इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कोएंजाइम्स के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाई। अब देखना जरा सा, ह्यूमन इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से एक हार्मोन से क्रिएट होता है जिसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं या ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। यह क्या करता है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है ये। अब कहता है कि इस इंसुलिन में, ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे आप लोग, चेन ए और चेन बी बोलते हैं, हम लोग को पढ़ना भी है बायोटेक्नोलॉजी में इसको। तो कहता है कि ये जो चेन ए और चेन बी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कनेक्टेड किस बॉन्ड से होते हैं,
आप बोलेंगे कि चेन ए और चेन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो रहा है? कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही। आपको बताया है कि सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हैं। बोलो सुक्रोज किससे बनता है? कौन कौन से मोनोसैकेराइड से? तो बोलेंगे आप कि ये बनता है ग्लूकोज से प्लस फ्रुक्टोज से। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सही है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है। बोला था ना कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अबाउट 6000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलकर के क्या बना देते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यूरासिल इज पायरिमिडीन, यूरासिल इज पायरिमिडीन। बाबू देखो ये क्वेश्चन ना न्यूक्लिक एसिड से है। क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन बेसेस, और दूसरे को बोलते हैं पायरिमिडीन बेसेस, पायरिमिडीन। ठीक है ना। जो प्यूरिन बेसेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, और पायरिमिडीन बेसेस क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो प्यूरिन बेसेस हैं ये कौन कौन से हैं? इनके 2 टाइप्स बोलो। तो आप बोलेंगे एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पायरिमिडीन बेसेस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो आप बोलेंगे बताओ कौन कौन सा? तो थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि क्या यूरासिल पायरिमिडीन है? आप बोलेंगे बिल्कुल यूरासिल, यहां देखो पायरिमिडीन है। नहीं, यूरासिल पायरिमिडीन है। तो ये भी क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सर्च करना था। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में ये राइट आंसर है। अब पूछोगे भाई कि ग्लाइसिन कैसे सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड नहीं है? तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो पिछला सेट अपना, उसने बताया था कि ग्लाइसिन सबसे सिंपल क्या होता है? तो एमिनो एसिड होता है जिसमें कार्बन के, सेंट्रल कार्बन के 2 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। एक पर तो एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप और दूसरे पर COOH ग्रुप या एसिड ग्रुप लगा होता है। जो कहीं सल्फर दिख रहा है आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में, कहीं सल्फर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया या इनकरेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, एक फैट का मॉलिक्यूल किस चीज से बना होता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन में नहीं जाएंगे, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं और फिर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को खोज लेंगे। एक फैट मॉलिक्यूल बनता है, आपको ध्यान रखना है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, देख रहे हो। और ये कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन आप लगा देंगे। देख लिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल से ऐड हो जाते हैं। फैटी एसिड आप ऐसे बना देंगे, ग्लिसरॉल है, इसके साथ फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स के लिए आप ऐसे बना लो, देखना तो देख रहे हो, इधर में वेरिएबल ग्रुप रहेगा। अब ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे फैटी एसिड के। ये डबल बॉन्ड से रहेगा। फिर ठीक है, अब क्या होगा? इसका OH ग्रुप तीनों का, जैसे मान लो यहाँ से ये एक H2O रिलीज करेगा, ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2O, और फिर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल किसके हैं? ये हैं फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, और ये किसका मॉलिक्यूल है? ग्लिसरॉल का। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड टू फॉर्म
वन टिपिकल फैट मॉलिक्यूल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? होलो एंजाइम्स आर एपो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। को एंजाइम्स देखो जरा ध्यान से, अगर कोई एंजाइम, ऐसे समझ लो पहले, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये अगर कोई एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बनता है तो उसको आप एपो एंजाइम कहेंगे, एपो एंजाइम, ठीक है ना। अब कहता है कि कई बार होता है कि इस एपो एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी ऐड होते हैं, नहीं जुड़े हुए होते हैं, और वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है लूजली अटैच्ड अगर होगा एपो एंजाइम से और ऑर्गेनिक होगा, उसको आप को एंजाइम बोलेंगे। नहीं तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, इन दोनों को मिला के एक साथ हम लोग क्या बोलने लगते हैं? तो दोनों को एक साथ मिला करके होलो एंजाइम्स बोलते हैं, होलो एंजाइम्स। इस हिसाब से अगर देखो तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ठीक है। चलिए ये आपका आज का 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस था। इस हिसाब से आपका बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।